जय वेरियस टाइप ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में हमने पढ़ा है, वेरियस टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल्स और इंडिया के वेरियस प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है अभी तक के लेक्चर्स में। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा था। बात की जाए लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स के बारे में जाना था, जैसे कि आर्यभट्ट जो हमारी पहली सैटेलाइट थी जिसे लॉन्च करने में सोवियत यूनियन ने हमारी मदद की थी। इसे हमने लॉन्च किया था 1975 में। उसके बाद 1979 में दो इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं। पहली, हमने भास्कर 1 सैटेलाइट लॉन्च की थी जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, और इसके अलावा हमने रोहिणी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया था जो आगे चलकर इंडियन स्पेस लॉन्च व्हीकल के लिए मदद करेगी। इसके बाद 1980 में हमने रोहिणी RS-1 जो इंडिया की पहली इंडिजिनस सैटेलाइट थी इसे लॉन्च किया था। 1981 में हमने लॉन्च की थी रोहिणी RSD-1। इसे लॉन्च करने के लिए हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को यूज किया था। ये बड़े सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में से पहला लॉन्च व्हीकल था। इसमें हम सॉलिड फ्यूल का ही यूज करते थे। उसके बाद 1981 में हमने पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था, वो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी। इसके बाद 1982 और 1983 में हमने दो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की, एक कम्युनिकेशन और मेट्रोलॉजी के लिए दैट इज INSAT-1A और दूसरी थी INSAT-1B, जिससे न केवल हमारे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में रेवोल्यूशन आया, साथ ही साथ जो हमारे रेडियो और टीवी इंडस्ट्री है इनमें भी रेवोल्यूशन आया। इसके अलावा जो INSAT सीरीज है ये आपके एडुसेट प्रोग्राम, टेलीमेडिसिन प्रोग्राम, डिजास्टर मैनेजमेंट, सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, टेलीविजन सर्विसेज और एजुकेशनल टीवी सर्विसेज में हेल्प करती हैं। फर्दर अगर बात की जाए तो हमने 1994 में सेकंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल को बनाया था और इसका नाम था PSLV। इसके बाद 2002 में एक मेजर सैटेलाइट लॉन्च की गई थी जिसका नाम था METSAT और इसे कल्पना 1 भी कहा जाता है। ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट थी। और इसके अलावा रिसोर्ससेट नाम की एक सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी 2003 में, जो कि सबसे एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी। इसके बाद 2004 में हमने एडुसैट यानी GSAT-3 को लॉन्च किया था, जो पहली सैटेलाइट एक्सक्लूसिवली हम यूज करेंगे एजुकेशन के लिए। इसके बाद 2008 में हमने चंद्रयान 1 को भेजा था, जो कि लूनर प्रोब मिशन था, जिसमें न केवल एक ऑर्बिटर था बट एक इंपैक्टर भी था, और इसी से हमें पता लगा था कि मून के ऊपर पानी की प्रेजेंस है। इसके बाद यूथसेट एक सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी जो इंडिया और रशिया का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था। इसके अलावा मेगाट्रॉफिक्स ये एक ऐसी सैटेलाइट थी जिसमें हमने फ्रांस के साथ कोलैबोरेट किया था और यहाँ पे हमारा फोकस था वाटर साइकिल के ऊपर। इसके बाद 2012 में हमने रीसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया जो कि एक ऑल वेदर रडार इमेजिंग सैटेलाइट थी। अब बात की जाए 2013 की तो यहाँ पे हमने मंगलयान को भेजा था जिसका ओरिजिनल नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम। ये पूरी तरह से एक इंडिजिनसली बिल्ट स्पेस प्रोब था जहां पर हमने पहली बार इंटरप्लैनेटरी मिशन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया था। ऑल्दो ये हमारी पहली ही अटेम्प्ट थी और पहली अटेम्प्ट में ऐसा करने वाले हम इकलौते ऐसे देश हैं। उसके अलावा हम एशिया की पहली कंट्री हैं जो मार्स पे पहुंची है। ये कारनामा अभी तक चाइना भी नहीं कर पाई है। उसके अलावा मैंने मंगलयान के इस दौरान आपको बताया था कि हमने PSLV को यूज किया था, इसका एक्सेल वर्जन खासकर। इसके बाद 2015 में हमने अपनी पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया था जिसका नाम था एस्ट्रोसैट। बात की जाए 2018 की तो हमने एक्सीडसैट करके एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था जो पहली प्राइवेटली फंडेड सैटेलाइट थी इंडिया की। उसके बाद हमने बात की थी चंद्रयान 2 की, जहां पे न केवल एक ऑर्बिटर बट एक लैंडर और रोवर भी भेजा था हमने चांद पे। ऑल्दो ये लैंडर और रोवर प्रॉपर्ली अपना काम नहीं कर पाए बट फिर भी हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली इस ऑर्बिटर के थ्रू। इस मिशन को हमने लॉन्च किया था मून के साउथ पोल पे। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सी डाटा आपके साथ इसके बारे में शेयर किए थे, बट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा इसके कारण हम मून की एक हाई रेजोल्यूशन 3D मैप को क्रिएट कर पाए हैं। उसके अलावा हम मून के मिनरल कंपोजिशन के बारे में अच्छे से समझ पाए हैं और किन एरिया में कहाँ पे पानी मिलेगा हम इसके बारे में भी ठीक से समझ पाए हैं। इसके अलावा 2019 में हमने कलामसैट V2 को लॉन्च किया था जो वर्ल्ड की सबसे लाइटेस्ट सैटेलाइट है। इसके अलावा हमने कई और मिशन के बारे में बात किया था जैसे आदित्य L1। यहाँ पर हम इसे पोजीशन करेंगे लैंग्वेज पॉइंट 1 पे। ये लैंग्वेज पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ सन और अर्थ की ग्रेविटी महसूस नहीं की जा सकती। इस मिशन में हम स्टडी करेंगे सन के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, सोलर विंड और कोरोना को। इसके अलावा बात की जाए तो अगला मिशन की बात की थी हमने गगनयान मिशन, जिसमें इन टोटल 3 मिशन होंगे, जिसमें 2 होंगे अनमैन्ड और एक होगा मैन मिशन। लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें कुछ डिले देखा जा सकता है। इसके बाद हमने बात की थी शुक्रयान मिशन की, जहाँ पे हम एक ऑर्बिटर भेजेंगे जो 4 साल तक वीनस को स्टडी करेगा। इससे हमारी जो वीनस के बारे में इंफॉर्मेशन है, चाहे उसकी सरफेस की हो, सब सरफेस की हो या सोलर विंड के साथ इंटरेक्शन की, हम इसे अपडेट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमें इन सब के साथ साथ एक और चीज पढ़ी थी दैट इज स्पेस इकोनॉमी और इंडिया का इसमें क्या रोल हो सकता है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये एक क्विक रिवीजन थी। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम बियॉन्ड अर्थ मूव करेंगे और जानेंगे वेरियस प्लैनेट्स के बारे में। उसके साथ साथ हम जानेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट और क्यूपलर बेल्ट के बारे में और इसके बाद हम बात करेंगे ब्लैक होल और ग्रेविटेशनल वेव के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अर्थ पार्ट है आपके सोलर सिस्टम का और यहाँ पे अर्थ के अलावा 7 और प्लैनेट हैं जो इस सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। ये तो बात हुई उन प्लैनेट्स की, बट इनके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि कुछ एस्टेरॉयड होते हैं जो आपको 2 बेल्ट्स में मिलते हैं। एक है आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट और दूसरी है आपकी क्यूपलर बेल्ट। इनके अलावा बहुत सारे कॉमेट और मेटेरॉइड्स भी होते हैं जो आपके सोलर सिस्टम का पार्ट है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट हैं आपके सोलर सिस्टम में। बात की जाए सोलर सिस्टम की तो यहाँ पे सन सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हार्ट है आपके सोलर सिस्टम का। सभी प्लैनेट इस सन के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करते हैं। अगर बात की जाए सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है सन के तो दैट इज मरकरी, जो ना केवल सबसे क्लोजेस्ट है बल्कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम का। इसके अलावा यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि मरकरी का कोई मून नहीं है। इसके बाद अगला प्लैनेट आता है आपका वीनस, जो कि ट्विन प्लैनेट है अर्थ का, मतलब सिमिलर है आपकी अर्थ की तरह, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि मरकरी की तरह आपके वीनस का भी कोई भी मून नहीं है। उसके अलावा जो वीनस की रेवोल्यूशन है वो है ईस्ट टू वेस्ट। अमूमन जो भी प्लैनेट सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं वो करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन जो आपका वीनस है वो रिवॉल्व करता है ईस्ट टू वेस्ट। इसके बाद जो तीसरा प्लैनेट आता है वो है अर्थ। अगर बात की जाए अर्थ की तो ये 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम में। उसके अलावा इसका एक मून है जिसका साइंटिफिक नेम है लूना, जो कि अर्थ से 3,54,400 किलोमीटर दूर है। अर्थ को हमने बहुत डिटेल में कवर किया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो इसके बारे में और कुछ जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बात की जाए चौथे प्लैनेट की दैट इज मार्स। यहाँ पे आपको 2-3 चीजें जाननी जरूरी है। देखिए मार्स के 2 मून हैं,
एक है डाइमोस और दूसरा है फोबोस। इन दोनों के बारे में हमने मंगलयान के टाइम पे डिस्कस किया था। उसके अलावा आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मार्स सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम का और इसे कई बार रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपका जुपिटर, जिसे हम जायंट प्लैनेट भी कहते हैं। ये पांचवा प्लैनेट है और सबसे बड़ा प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम का। इसके लगभग 79 मून्स हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्लैनेट है सैटर्न, जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और सिक्स्थ प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम का। इसके इर्द-गिर्द बहुत ब्यूटीफुल सी 3 रिंग्स दिखती हैं आपको और इसके लगभग 82 मून्स हैं। बात की जाए 7th प्लैनेट की, दैट इज यूरेनस, जो कि चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम में और इसके लगभग 27 मून्स हैं। अगर बात की जाए इस यूरेनस की, तो वीनस की तर्ज पे ये सन के इर्द-गिर्द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है और ये अर्थ से लगभग 15 टाइम ज्यादा हेवियर है और अर्थ से 50 गुना भारी है। इसके 27 मून्स में से 5 इंपॉर्टेंट मून है, मरिंडा, टाइटेनिया, एब्रॉन, एरियल एंड यूब्रियल। ये 5 इंपॉर्टेंट मून है आपके यूरेनस के। अब बात करते हैं नेपट्यून की, जो कि सबसे आखिरी प्लैनेट है। इसके लगभग 14 मून है और ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है। इसका एक इंपॉर्टेंट मून है, दैट इज ट्राइटॉन। बट इन प्लैनेट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। देखिए, जो मार्स और उससे बिलो है, मतलब मरकरी, वीनस और अर्थ, ये चारों प्लैनेट आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। वेराज बात कीजिए जुपिटर से बियॉन्ड, यानी जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस एंड नेपट्यून, तो ये सभी प्लैनेट आपके जोवियन प्लैनेट है। देखिए, ये है आपका मार्स और ये है आपका जुपिटर और इनके बीच में आती है आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट। वेराज अगर बात की जाए नेपट्यून और इसके बियॉन्ड, तो ये है आपका क्यूपिलर बेल्ट। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट ड्वार्फ प्लैनेट मिलते हैं, जैसे एरिस, प्लूटो और मेकमेक। आइए अब एक एक करके हम समझते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, क्यूपिलर बेल्ट और प्लैनेट के बीच का डिफरेंस। बात की जाए प्लैनेट की, तो जितना सिंपल ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर उतना सिंपल नहीं है। फॉर एग्जांपल, पहले की बात की जाए तो प्लूटो और सीरस को भी हम प्लैनेट मानते थे और 6th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्लैनेट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो घूमने की प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब जो वेंडरर है। अब बात की जाए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में प्लैनेट की डेफिनेशन में कुछ बदलाव किए और इस बदलाव के बाद से जो आपका प्लूटो है वो अब एक प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता। अब यहाँ पे प्लैनेट को डिफाइन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिए गए हैं। पहली कंडीशन है कि जो आपका प्लैनेट होगा वो हमेशा किसी स्टार के इर्द-गिर्द चक्कर काटता हो। अब जैसा कि आपको पता होगा कि सन के इर्द-गिर्द अर्थ चक्कर काट रही है, मतलब अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन को तो फुलफिल करती ही है। अब बात की जाए दूसरी कंडीशन की, तो यहाँ पे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब उस सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होना चाहिए कि वो स्फेरिकल शेप में आ सके। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्थ की नियरली स्फेरिकल शेप है, जिसे हम जियोइड कहते हैं, मतलब अर्थ अपनी दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल करती है। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी सेलेस्टियल बॉडी, उसने अपनी ग्रेविटी के कारण जो उसके ऑर्बिट में कोई भी स्मॉलर साइज के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं या उसके साइज के भी कोई ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, उनको उस ऑर्बिट में से क्लियर कर दिया हो। मतलब कि जो उसकी ऑर्बिट का पाथ है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे बात की जाए तो अर्थ की तीसरी कंडीशन भी फुलफिल करती है। इसके अलावा बात की जाए प्लूटो की, तो प्लूटो इस थर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता और इसी वजह से प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि ये ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं। ये कुछ ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के इर्द-गिर्द तो चक्कर काटते हैं, लेकिन ये अपनी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते। वो ये है कि जो इनका नेबरहुड है, मतलब इनके ऑर्बिट के आसपास का एरिया, ये उसे क्लियर नहीं कर पाते। वेराज लेकिन अगर इनकी शेप की बात की जाए तो इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी सफिशिएंट होती है कि ये नियरली एक राउंड शेप के होते हैं, मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम शेप के होते हैं। उसके अलावा ये ड्वार्फ प्लैनेट किसी भी प्लैनेट की सैटेलाइट नहीं होते। अब इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे एरिस, मेकमेक, सीरस, प्लूटो और ह्यूमी। ये पांचों ही आपके ड्वार्फ प्लैनेट के एग्जांपल हैं और इन पांचों में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि ये सन के इर्द-गिर्द चक्कर काटते हैं और इनकी जो शेप है वो रफली राउंड शेप की है, बट इनकी जो ऑर्बिट है वो टोटली क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें हम ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं स्मॉलर सोलर सिस्टम बॉडीज की, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो बॉडीज होती हैं ये ना तो किसी प्लैनेट की कैटेगरी में आती है, ना ड्वार्फ प्लैनेट की, ना मून की कैटेगरी में आती हैं। इनमें हम इंक्लूड करते हैं सभी एस्टेरॉइड, मीटियोर्स, कोमेट्स और ट्रांस नेपट्यून ऑब्जेक्ट्स को, और इसी तरह के इंटरप्लैनेटरी मटेरियल को हम कह देते हैं स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी। आइए अब बात करते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट और क्यूपिलर बेल्ट की। अगर बात की जाए इन एस्टेरॉइड बेल्ट की, तो ये टॉरस शेप के होते हैं, मतलब देखने में ये एक डोनट की तरह होते हैं। जनरली ये एस्टेरॉइड सॉलिड होते हैं और इनकी शेप इरेगुलर टाइप की होती है, मतलब ये किसी भी तरह के दिख सकते हैं और इनका साइज भी वेरी करता है। और यूजुअली बात की जाए तो ये आपके प्लैनेट से छोटे होते हैं साइज में और इसी वजह से इन्हें कई बार हम माइनर प्लैनेट भी कहते हैं और कई बार हम इन्हें एस्टेरॉइड भी बोलते हैं। अब क्योंकि आपके एस्टेरॉइड पूरे सोलर सिस्टम में फैले हुए हैं, तो इन्हें नियर अर्थ एस्टेरॉइड या ट्रोजन एस्टेरॉइड से अलग करने के लिए हम कहते हैं मेन एस्टेरॉइड बेल्ट या मेन बेल्ट भी कहते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट की। आइए समझते हैं कि एस्टेरॉइड बेल्ट लोकेटेड कहां पे है। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जुपिटर और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्स, तो इन दोनों के बीच में ही लोकेटेड है आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट और यहाँ पे सीरस एक इंपॉर्टेंट ड्वार्फ प्लैनेट है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्यूपिलर बेल्ट। अगर बात की जाए क्यूपिलर बेल्ट की, तो इन्हें एजवर्थ क्यूपिलर बेल्ट भी कहा जाता है। ये सर्कमस्टाइलर डिस्क हैं जो कि आपको आउटर सोलर सिस्टम में मिलती हैं। जनरली ये नेपट्यून से स्टार्ट होकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई हैं। यहाँ पे क्या आप इस एरिया को देख पा रहे हैं? ये सभी ऑब्जेक्ट आपके क्यूपिलर बेल्ट के पार्ट हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे प्लूटो, मेकमेक और एरिस कुछ इंपॉर्टेंट ड्वार्फ प्लैनेट हैं जो कि आपके क्यूपिलर बेल्ट में मिलते हैं। इसके अलावा जनरली बात की जाए क्यूपिलर बेल्ट की, ये सिमिलर है आपके एस्टेरॉइड बेल्ट की, वेयरएज कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे जो आपको जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरली बात की जाए क्यूपिलर बेल्ट की, तो ये 20 गुना ज्यादा वाइड है आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट से। वेयरएज अगर बात की जाए मैसिवनेस की, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एस्टेरॉइड बेल्ट से 20 से 200 गुना ज्यादा मैसिव है। उसके अलावा अब जैसा कि एस्टेरॉइड बेल्ट में आपको बचे हुए अवशेष मिलते हैं प्लैनेटरी बॉडी के, तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल मिलता है। उसके अलावा बात की जाए सर्कमस्टाइलर डिस्क की, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपके किसी भी स्टार के सर्कमस्टाइलर डिस्क के आसपास के एरिया को हम सर्कमस्टाइलर डिस्क बोलते हैं। ये आपके रिजर्वायर हैं उन मटेरियल के जिनसे प्लैनेट फॉर्म होते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी क्यूपिलर बेल्ट की और एस्टेरॉइड बेल्ट की। आइए अब बात करते हैं एक्सोप्लैनेट के बारे में। एक्सो का मतलब होता है बाहर और प्लैनेट का मतलब होता है वेंडरल। तो यहाँ पे हम उन प्लैनेट की बात कर रहे हैं जो आउटसाइड है आपके सोलर सिस्टम के, यानी कि ये किसी और सन या किसी और स्टार के इर्द-गिर्द चक्कर काट रहे हैं। और ऐसे बहुत से प्लैनेट रिसेंटली हमने ढूंढे हैं वेरियस टेलीस्कोप के थ्रू। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जैसे हबल टेलीस्कोप, स्पिट्जर, केपलर, टेस और इनके अलावा और बहुत सी ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी के थ्रू हमने बहुत से एक्सोप्लैनेट को ढूंढा है। अगर बात की जाए अमूमन हर 5 में से एक स्टार यानी कि 20% स्टार के आसपास आपको अर्थ जैसे प्लैनेट मिल जाते हैं जो कि उसके हैबिटेबल जोन में होते हैं। इन हैबिटेबल जोन को हम गोल्डीलॉक्स जोन भी बोलते हैं, जिनके बारे में हम अगली कुछ स्लाइडों में पढ़ेंगे। अगर बात की जाए
तो मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 200 बिलियन स्टार्स हैं, तो लगभग आपको 11 बिलियन पोटेंशियल हैबिटेबल अर्थ साइज प्लैनेट मिल सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। ये तो बात हो रही है सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी की। यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ जैसे और भी बहुत सारे प्लैनेट हो सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में। ये एक ऐसा हैबिटेबल जोन है, ये एक ऐसा हैबिटेबल जोन है जहां पे आपका प्लैनेट ना तो इतना ज्यादा गर्म है, ना ही इतना ज्यादा ठंडा, जिसकी वजह से यहां पर लिक्विड फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। और यही कारण है कि इन प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अब बात की जाए अर्थ की, तो ये सन से ना तो इतनी ज्यादा दूर है जितना प्लूटो, जहां पे वाटर फ्रीज कर जाए, और ना ही इतनी ज्यादा पास है जैसे कि मरकरी, जहां पे आपका वाटर इवेपोरेट हो जाए। तो इसी वजह से अर्थ भी सन की गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। अब बात की जाए कि वाटर इतना नेसेसरी क्यों है, तो मैं आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा कि अर्थ पे लाइफ सबसे पहले पॉसिबल ही वाटर में हो पाई थी, और इसी वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं लाइफ की तरफ इशारा करती है। अब जब भी साइंटिस्ट किसी भी प्लैनेट पे लाइफ की पॉसिबिलिटी को तलाशते हैं, तो उनका सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि क्या वो प्लैनेट उस स्टार के हैबिटेबल जोन में है या नहीं। अगर है तो कहीं ना कहीं इसी एरिया को कह देते हैं हम गोल्डीलॉक्स जोन। अब अगर बात की जाए अपने सोलर सिस्टम की, तो मैं यहां पे आपको ये बताना चाहूंगा कि फ्यूचर में जो हैबिटेबल जोन है वो अर्थ से शिफ्ट होकर जुपिटर और सैटर्न तक पहुंच सकता है। बिकॉज जैसे जैसे सन की एज बढ़ती जाएगी, तो ये रेड जायंट स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, और जिसके कारण हम फ्यूचर में देखेंगे जुपिटर और सैटर्न, ये दो ऐसे प्लैनेट हो सकते हैं जहां पे लाइफ पॉसिबल हो सके। फर्दर अब हम बात करते हैं एक रीसेंट डिस्कवरी की, जहां पर हमने हैबिटेबल जोन प्लैनेट फाइंडर, जो कि एक हाईएस्ट प्रिसीजन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि रिकॉर्ड करता है आपके इंफ्रारेड सिग्नल्स को, इसकी मदद से G940b एक एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी की है, जहां पे इस HPF ने ये कंफर्म किया है कि इस एक्सोप्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ये जो G940b है, ये ऑर्बिट कर रहा है अराउंड M ड्रॉप स्टार, जो कि अर्थ से 100 लाइट ईयर दूर है। अगर बात की जाए इसके ऑर्बिटल पीरियड की, वो है अर्थ के 6 डेज का। अगर बात की जाए इस HPF ने डायरेक्टली इस प्लैनेट की डिस्कवरी नहीं की थी, इसके लिए पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी नासा के केपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने, जहां पे इस स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने डिप महसूस किया था इस स्टार की लाइट में, और इसने सजेस्ट किया था कि यहां पे एक प्लैनेट हो सकता है जो कि इस स्टार के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा हो, और इसी को कंफर्म किया था आपके हैबिटेबल जोन प्लैनेट फाइंडर ने। अब बात की जाए इस G940b की, तो ये भी सबसे ज्यादा क्लोज ट्रांजिट प्लैनेट में से एक है। फर्दर अगर बात की जाए हैबिटेबल जोन प्लैनेट फाइंडर की, तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रोग्राफ है, जिसको बनाया था पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने। इसे रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है हॉबी एल्बर ली टेलीस्कोप पे, जो कि लोकेटेड है मैकडॉनल्ड ऑब्जर्वेटरी यूएसए में। अब बात की जाए ये जो आपका हैबिटेबल जोन प्लैनेट फाइंडर है, ये वर्क कैसे करता है, तो ये डॉपलर इफेक्ट पे वर्क करता है। इसके अलावा यहाँ पे हम इंफ्रारेड सिग्नल्स को यूज करते हैं, जो कि एक लो मास स्टार से आते हैं, और इससे हम लाइफ की पॉसिबिलिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं इन एक्सोप्लैनेट से। तो ये तो बात हुई आपके एक्सोप्लैनेट के बारे में। आइए अब देखते हैं कुछ ऐसे पोटेंशियल एक्सोप्लैनेट जहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इनमें सबसे पहले आता है ग्लिज़ली 581g, इसके बाद ग्लिज़ली 667c, फिर केपलर 22b, इसके बाद आता है HD 40307g, फिर आता है HD 85512b, एंड फिर ग्लिज़ली 163c एंड ग्लिज़ली 581d। इनमें से सबसे रिसेंट है आपका G940b। अगर बात की जाए इन सभी एक्सोप्लैनेट में एक चीज कॉमन है कि ये अर्थ के साइज से थोड़े छोटे हैं, व्हेयरएज मार्स से इनका साइज थोड़ा बड़ा है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ब्लैक होल। अगर बात की जाए ब्लैक होल की, तो ये कुछ ऐसे एरिया है आपके स्पेस टाइम में जहां पर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण इन एरिया से आपकी लाइट भी ट्रेवल नहीं कर पाती, और यही एक कारण है जिसकी वजह से इन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। अब बात की जाए इन ब्लैक होल को सबसे पहले प्रेडिक्ट किसने किया था, तो इन्हें प्रेडिक्ट किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई एक बड़ा स्टार मरता है, तो उसके पीछे एक बहुत छोटा डेंस कोर रह जाता है, और इस कोर को ही कहा जाता है ब्लैक होल। अगर बात की जाए इन कोर के मास की, तो यहां पे आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इनका मास लगभग 3 टाइम हो सकता है सन के मास से, जिसकी वजह से यहां पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो और कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। अगर बात की जाए इन ब्लैक होल्स की, तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनके सेंटर में एक वन डायमेंशनल पॉइंट होता है, जहां पे बहुत ज्यादा मास कंसंट्रेटेड होता है, मतलब कि एक इन्फिनाइटली स्मॉल प्लेस में हम बहुत ज्यादा मास स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से इन एरिया में जो डेंसिटी है और जो ग्रेविटी है वो भी इन्फिनाइट हो जाती है, और यही कारण है जिसकी वजह से जो आपका स्पेस टाइम है वो भी इन्फिनाइटली कर्व कर जाता है। इसके अलावा इन एरिया में आपका कोई भी फिजिक्स का लॉ वर्क नहीं करता है, मतलब जो आपकी नॉर्मल फिजिक्स के लॉ है इस ब्लैक होल में आके वो सभी फेल हो जाते हैं। अब बात की जाए क्या हम इन ब्लैक होल को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ना तो ये लाइट एमिट करते हैं ना रेडिएट करते हैं, और साथ के साथ जो भी कोई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ह्यूमन द्वारा डिटेक्ट की जा सकती है वो भी यहां से रेडिएट नहीं होती है, तो जिसकी वजह से इनको डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अब बात करते हैं एक रिसेंट अचीवमेंट की, तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट के थ्रू उन्होंने पहली बार ब्लैक होल की एक इमेज को रिलीज किया है। अगर प्रिसाइसली बोलूं तो ये बेसिकली ब्लैक होल की शेडो है। यहाँ पे जो आपका ब्लैक होल लोकेट किया गया था वो मेजियर 87 गैलेक्सी का है, और जो कि विर्गो कॉन्स्टेलेशन में पड़ता है। ये जो ब्लैक होल है ये अर्थ से 53 मिलियन लाइट ईयर अवे है। अगर बात की जाए इस ब्लैक होल के मास की, तो कहीं ना कहीं वो सन के मास से थोड़ा ज्यादा है। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो आपके ब्लैक होल के आसपास का आउटसाइड एरिया होता है, जनरली इन एरिया से बहुत सारे गैस, क्लाउड, प्लाज्मा निकलते हैं, और यहाँ से बहुत सारी रेडिएशन भी एमिट होती है, इंक्लूडिंग हमारी विजुअल लाइट के। अब अगर इनके आसपास कोई ब्लैक होल लोकेटेड हो, तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों में इंटरफेयर करेगा, और इसी को कैप्चर करता है आपका इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। इस इमेज में ये दिखाया गया है कि कैसे फोटोन ऑर्बिट करता है एक ब्लैक होल के आसपास। हालांकि ये जो आपका फोटोन है ये ब्लैक होल के अंदर नहीं गिरता, और इसी वजह से इसे कहा जाता है लास्ट फोटोन रिंग। अगर बात की जाए यहाँ पे नॉर्मली इस फाइटोन को इस ब्लैक होल के अंदर मर्ज हो जाना चाहिए था। ऐसा कहने के पीछे कारण ये है क्योंकि इन ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है, बट अगर बात की जाए यहाँ पे ये जो फाइटोन है ये ब्लैक होल के अंदर फॉल नहीं करता, और इसी वजह से इसे नाम दिया गया है लास्ट फोटोन रिंग। अब बात करते हैं इस डिस्कवरी की सिग्निफिकेंस की, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज तक दुनिया में किसी ने भी ब्लैक होल को नहीं देखा था। हमने अभी तक सिर्फ इनकी थ्योरीज के बारे में बात की थी या थ्योरीज ही पढ़ी थी। अब यहाँ पे आपको एक साइंटिफिक कंफर्मेशन मिल रही है कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपकी कई थ्योरीज को प्रूव करता है। अगर बात की जाए सेकंड सिग्निफिकेंस की, तो ये जो ब्लैक होल है ये बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडी। अब यहाँ के आसपास के एरिया से जो लाइट आ रही होती है, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको
सिंक्रोनाइज करना होगा अपने टेलीस्कोप को। खासकर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की। इसे हमें सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है एक परफेक्ट मैनर में, ताकि हम रिकॉर्डिंग ले सकें जो रेडिएशन आ रही है आपके ब्लैक होल रीजन से। अब क्योंकि ये जो आपकी लाइट्स हैं या जो आसपास के एरिया की लाइट्स आ रही हैं, ये बहुत से स्पेस मटेरियल और आपके एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करती आ रही हैं, तो इनमें बहुत से चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत दूर से आ रही हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है परफेक्शन की। बात की जाए अदर सिग्निफिकेंस की, तो अब हम यूनिवर्स को और बेटर समझ सकेंगे। अब क्योंकि जो एक्चुअल इमेज आई है आपकी इन ब्लैक होल्स की, इसको हम कंपेयर कर सकेंगे कंप्यूटर से जो हमने ब्लैक होल की इमेज क्रिएट की थी, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को स्टडी करके हम और अच्छे से समझ पाएंगे यूनिवर्स को और इन ब्लैक होल्स को। उसके अलावा अगर बात की जाए चौथे और आखिरी सिग्निफिकेंस की, तो यहाँ पे हम और बेहतर समझ पाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को, जिससे हमारा जो जीपीएस सिस्टम है या जो नेविगेशन सिस्टम है और बेटर हो सकेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। अब देखिए, बहुत लंबे समय से जो आपके एस्ट्रोफिजिस्ट थे वो चाहते थे कि वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सके इन ब्लैक होल को, और इसी के लिए वो लेके आते हैं इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, जिससे कि वो उस एरिया को स्टडी कर सकें ब्लैक होल के जहां से आज तक कोई भी चीज एस्केप नहीं कर पाई है। अगर बात की जाए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की, तो ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव एफर्ट है जहां पर हम यूज कर रहे हैं वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री टेक्निक को, जो कि हम यूज कर रहे हैं शॉर्ट वेवलेंथ के लिए। अब इस टेक्निक में हम 8 ग्राउंड बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप को यूज कर रहे हैं, जिसे हम इनसिंक कर रहे हैं अर्थ की रोटेशन के साथ, ताकि ये एक बड़ा वर्चुअल अर्थ साइज टेलीस्कोप बन सके, जिसकी वेवलेंथ होगी 1.3 मिलीमीटर। तो ये बात हुई इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल वेव। अब बात की जाए ग्रेविटेशनल वेव की, तो यहाँ पे आपके लिए समझने के लिए कुछ चीजें हैं। देखिए, ये ग्रेविटेशनल वेव बेसिकली एक तरह की तरंगें हैं जो आपके स्पेस टाइम में ओरिजिनेट होती है, और ये कैरी करती हैं आपकी ग्रेविटेशनल एनर्जी जो स्पेस में लोकेटेड होती है। जनरली ये जो ग्रेविटेशनल वेव है, इनके फॉर्म होने के पीछे रीजन है ब्लैक होल का कोलाइड करना या मर्ज होना, या फिर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इनके फॉर्म होने के पीछे कारण ये है जो आपके मैसिव कॉस्मिक ऑब्जेक्ट है उनके एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के कारण भी आपकी ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है। अमूमन ये एक तरह की डिस्टॉर्शन है आपके स्पेस टाइम में। ये ग्रेविटेशनल वेव जिन भी ऑब्जेक्ट से पास करती हैं, तो वहां पर कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, और ये मैं बात कर रहा हूं सब एटॉमिक लेवल की। जनरली इन वेव्स के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं ब्लैक होल को, और इसके लिए हम विर्गो डिटेक्टर को यूज करते हैं। उसके अलावा साइंटिस्ट यूज करते हैं LIGO को, ताकि वो दो मैसिव ब्लैक होल की कोलिजन को डिटेक्ट कर सकें। इससे बेनिफिट ये होगा कि हम यूनिवर्स के बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। इनसे कुछ यूनिवर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हमारे क्लियर होंगे, वो है स्टार की एक्सप्लोडिंग, ब्लैक होल की कोलाइडिंग, किस रेट पे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और बिग बैंग के ओरिजिन के बारे में भी हमें पता लग सकेगा। बिग बैंग वो फिनोमेना है जिसके कारण आपके यूनिवर्स की फॉर्मेशन शुरू हुई थी। फर्दर अगर बात की जाए LIGO की, तो इसकी फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट। ये एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी है जो कि कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करती है और इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करती है। इस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन को हम यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज के लिए। अगर बात की जाए इस LIGO प्रोजेक्ट में टोटल 3 ऑब्जर्वेटरियां हैं, जिनमें से 2 लोकेटेड है हैनफोर्ड वाशिंगटन DC, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए का पार्ट है, और तीसरी लोकेटेड है आपकी लिविंगस्टोन, जो कि लुइसियाना में है, जो पार्ट है आपके साउथ ईस्टर्न यूएसए का। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हैनफोर्ड में जो 2 ऑब्जर्वेटरियां हैं, इनमें से एक को प्रपोज किया जा रहा है कि इंडिया में शिफ्ट किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं LIGO इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे 2 इंडियन डिपार्टमेंट इसके लिए कोऑर्डिनेट करेंगे, एक है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे 3 आपके इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकें। यह है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि पुणे में लोकेटेड है। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, जो गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है। और तीसरा है राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। जो हम ऑब्जर्वेटरी हैनफोर्ड से यहाँ पे लोकेट करेंगे, इसको इंडिया में लोकेट करने का कारण यह है कि हम इन सभी ऑब्जर्वेशंस को, मतलब इन तीनों ऑब्जर्वेटरी से जो ऑब्जर्वेशन आएगी उससे हम करेक्ट डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब जैसा कि आप जानते हैं यूएसए में पहले ही 2 डिटेक्टर हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो तीसरा डिटेक्टर है ये यूएसए से दूर इंस्टॉल हो, और इसके लिए इंडिया एक बेस्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस पे लोकेटेड है इन यूएसए की ऑब्जर्वेटरी से। यहाँ पे इंडिया के लिए ये बेनिफिट है कि इंडिया को एक्सेस मिलेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, जिसे ये यूज कर सकेंगे फ्यूचर प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में। बात की जाए फर्दर बेनिफिट्स की, तो यहाँ पर इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है जिससे न केवल हमारे साइंटिस्ट्स को फायदा होगा, बल्कि जो इंजीनियर्स हैं उन्हें भी ग्रेविटेशनल वेव की टेक्नोलॉजी के बारे में और अच्छे से समझ मिलेगी, और इससे हम ग्लोबल लेवल पे एस्ट्रोनॉमिकल फ्रंटियर पे और ज्यादा एक्सेल कर पाएंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे, और इससे इंडियन इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अब ऐसा कहने के पीछे कारण ये है क्योंकि इस LIGO इंडिया प्रोजेक्ट के लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा 8 किलोमीटर लंबा बीन ट्यूब शेप अल्ट्रा हाई वैक्यूम ऑब्जर्वेटरी को, और इसके लिए हमें एक लेवल फील्ड की जरूरत होगी। अब इस ऑब्जर्वेटरी को बनाने के लिए आपको जो इंजीनियरिंग स्किल चाहिए उनमें कहीं ना कहीं यूएसए हमारी हेल्प कर सकता है, और आने वाले समय में ये इंडियन इंडस्ट्रीज और इंडियन साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पर इंडिया के पास एक मौका है जहां इंडिया ज्वाइन कर सकता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर को। उसके अलावा अगर ये ऑब्जर्वेटरी इंडिया में हम लगाते हैं तो इससे बेनिफिट ये है जो हमारी डाटा की एक्यूरेसी है इन ग्रेविटेशनल वेव के बारे में वो और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। आने वाले लेक्चर्स में हम न केवल ऐसे और स्पेस से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ हम उन इंटरनेशनल इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे जो आपके स्पेस सेक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं ना केवल नासा की बात कर रहा हूँ, बल्कि वर्ल्ड की अदर एजेंसीज जैसे चाइनीज स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी, जापानीज स्पेस एजेंसीज और यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसीज द्वारा वेरियस जो इनिशिएटिव फ्यूचर में लिए जाएंगे या करंटली जो उनके इनिशिएटिव वर्किंग है, हम उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो आपके लॉ इंटरनेशनल लेवल पे स्पेस प्रोग्राम से डील करते हैं, हम उनके बारे में भी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि हम लास्ट 1-1.5 साल के जो स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर है उनको भी कवर कर सकें। इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझेंगे ताकि ये पता चल सके कि आने वाले टाइम में किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी हमसे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।